मैथमेटिक्स में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग आगे और चलेंगे, जबकि सबसे पहले आपको मिसलेनियस एग्जांपल्स मिल रहे हैं सॉल्व करने के लिए, और इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। तो पूरा चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, हर तरीके का फॉर्मूला आप देख चुके हैं। अभी केवल और केवल आपको बस क्वेश्चंस सॉल्व करते रहना है और अपना जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पर बेस्ड नॉलेज है उसको यूज करते रहना है। 26 नंबर एग्जाम्पल है, सबसे पहले हमारे पास उसको देखेंगे। लिखा हुआ है, एक रेखा एक घन के विकर्णों के साथ अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा कोण बनाती है। एक लाइन है और वो एक घन के विकर्ण है। किसी भी घन में कितने विकर्ण होते हैं? एक घन के 4 विकर्ण होंगे। देखिए, आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर इस हॉल को ही देखें, हालांकि ये घनाभ के आकार का है, पर आइडिया मिल जाएगा आपको बड़ी आसानी से। कौन कौन से 4 विकर्ण होंगे देखो ध्यान से। जैसे आप देख रहे हैं 4 कोने ऊपर दिख रहे हैं इसमें, और 4 कॉर्नर ही आपको नीचे दिखेंगे। 8 कोने हो गए। अब 8 कोनों में एक विकर्ण कितने कोनों को मिलाने से बनता है? 2 कोने जब एक बार में मिलाओगे तो एक विकर्ण बनेगा। इस तरह से अगर इस कॉर्नर को उस कॉर्नर से आप मिलाएंगे तो एक विकर्ण आएगा, फिर इस कोने को उस कोने से मिलाएंगे तो दूसरा विकर्ण आएगा। ऐसे ही अगर उससे इसको मिलाएंगे तो तीसरा विकर्ण, और उससे इसको मिलाएंगे तो चौथा विकर्ण आपको मिल जाएगा। तो 4 विकर्ण बने एक घन के विकर्णों के साथ। और हाँ, जब 4 विकर्ण बने और एक लाइन बनी है वहीं पर, वो लाइन क्या करती है? उन विकर्णों के साथ में एक के साथ अल्फा, दूसरे के साथ बीटा, तीसरे के साथ गामा, चौथे के साथ डेल्टा कोण बनाती है। समझ में आया? घन के कितने विकर्ण हुए? 4, और एक लाइन है, वो घन के उन विकर्णों के साथ एक के साथ अल्फा, एक के साथ बीटा, एक के साथ गामा और एक के साथ डेल्टा एंगल बनाती है। ठीक है, तो कह रहे सिद्ध करो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। बड़ा आसान है, थोड़ा सा केवल लॉजिक आपको ध्यान देना है, बस आंसर आपका आ जाएगा। एग्जाम्पल, मिसलेनियस एग्जाम्पल पहले लिख रखे हैं, तो हमने 26 नंबर लिखा। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये x हो गया, y और ये z। यहां पर हम एक घन बनाना चाहेंगे। ये देखिए, हमने इस पर एक घन बना लिया है। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु। इस घन में जितने भी कॉर्नर हैं उनको कुछ नाम दे देते हैं। कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, ए, बी, सी, डी, ई, एफ और यहां पर जी पॉइंट हमने इसका नाम दे दिया। ठीक है, अगर ये घन है तो इसकी सभी भुजाएं आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। अगर हम घन की प्रत्येक भुजा स्मॉल ए मान लें, स्मॉल ए मान लें, तो हर भुजा ए ए ए ए सारी भुजाएं ए के बराबर आएंगी। तो क्या आप बता सकते हैं उस समय इस कोने का निर्देशांक क्या बनेगा? इस कॉर्नर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? y अक्ष पर है 0, a, 0। इसका निर्देशांक क्या होगा? ये ये एक्स वाई तल पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा a, 0। एक्स वाई तल में है तो z 0 रहेगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये x अक्ष पर है तो y और z पॉइंट 0 रहेगा, कोऑर्डिनेट इसका 0 रहेगा। इसका निर्देशांक क्या होगा? ये कौन से प्लेन में है? आप देखो, एक्स जेड तल में है। एक्स जेड तल में है तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा a0, a आ जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। नहीं समझ में आई आपको? अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? जेड अक्ष पर है तो ये आएगा 0, 0, a। इसका कोऑर्डिनेट ये आप देख रहे हो, ये वाई जेड प्लेन है तो 0, a, a। इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? ये कहां पर है स्थित है? ये ना तो किसी एक्सिस पर है और ना किसी प्लेन पर है, ये ऐसा स्पेस में, हवा में ऐसा स्थित है। अगर स्पेस में है इसलिए इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा a, a आ जाएगा। समझ आ रहा है आपको? ठीक। अच्छा, अगर हम ये देखें, इसके विकर्ण अगर हम देखें,
कौन कौन से इसके विकर्ण बनेंगे आप बता सकते हैं मुझे? घन के विकर्ण इस चित्र में बताइए कौन कौन से विकर्ण होंगे इस घन के? घन के विकर्ण देखो, अगर ये ऐसे रखा तो एक विकर्ण तो OA आ जाएगा, उस कोने से इस कोने को इधर मिलाना, एक विकर्ण तो OA बन जाएगा। और कौन सा बनेगा? एक विकर्ण O से A बन गया, एक विकर्ण E से B वाला बनेगा। देखिए आप ध्यान से, BE एक विकर्ण बन जाएगा। ये जब E को आप इधर B से मिलाओगे कोने से, तो इसको इससे मिला दिया, उसको इससे मिला दिया, एक विकर्ण ये बनेगा DG या GD, जिसको जो भी आप बोल सकते हो। और एक चौथा विकर्ण कौन सा बनेगा? CF। देखिए जरा ध्यान से कौन कौन से डायगोनल्स बने। अगर आप यहां पर खड़े होकर ऐसा देखेंगे तो एक विकर्ण OA मिलेगा आपको, एक विकर्ण GD मिलेगा आपको, एक विकर्ण CF मिलेगा और एक विकर्ण EB मिल जाएगा आपको। OA BE GD CF। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करिए आप कि वो कहां कहां पर एक बॉक्स जैसा, याद कर लीजिए ये बॉक्स जैसे, और इनमें सारे कोने पर अगर हम नाम लिख देंगे फिर विकर्ण हमको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। समझ आ रहे हैं ना आपको? जैसे ये हमारे पास एक बॉक्स है, ये हमारे पास एक बॉक्स है, ऐसा ये रखा हुआ है, यहां पर मूल बिंदु मान लो, तो ये क्या है? O। उसके बाद हमने शुरू कहां से किया? यहां से A मानना शुरू किया है। A है, ये B है, फिर यहां पर ये C है, फिर ये D है, फिर ये E है, ये कोना F है, और इधर कुछ गड़बड़ी हो गई। ठीक, एक मिनट, ये यहां पर O है मूल बिंदु इस तरफ। इसके बाद ठीक है, ये मूल बिंदु हो गया, ये A हो गया। मूल बिंदु के ठीक इधर विकर्णवत A है ना यहां पर, तो ये A हो गया। A के ठीक नीचे यहां पर कौन पड़ेगा? D। उसके बगल में ये C है और उसके ऊपर ये कौन है? B। इधर की तरफ कौन आ जाएगा? F आ जाएगा ये। तो G कहां है फिर? G इसके पीछे, ये वाला कॉर्नर, हाँ ये वाला कॉर्नर इसका G है। अब आप अगर अब ऐसे भूल जाओगे, लिखते हम तो ध्यान रहता, एक O से इसको मिलाओगे तो एक तो ये विकर्ण है, दूसरा विकर्ण एक इसको इससे मिलाना पड़ेगा, इसको इससे। अब इसको इससे का मतलब ये कहां पर पड़ता है? E को B से, E को B से मिलाने पर एक विकर्ण बनेगा। एक विकर्ण बनेगा, इसको जब हम इससे मिलाएंगे G को D से मिलाएंगे, देखो नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, G को D से मिलाएंगे, एक विकर्ण ये बन जाएगा, G को D से मिलाएंगे, और एक विकर्ण CF वाला बनेगा। C यहां पर मिला था आपको, और F कहां मिला था हमको? F हमको यहां मिला था, तो C को F से मिला देंगे तो एक विकर्ण ये बन जाएगा। थोड़ा सा आप देखोगे करके घर में, इसमें लिख के देख लीजिएगा, आप कॉर्नर लिख दीजिएगा, फिर विकर्ण मिला दीजिएगा, तो आपको विकर्ण मिल जाएंगे। अच्छा, अब सबसे पहले काम ये करना है, क्योंकि जो लाइन दी गई है वो लाइन विकर्णों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है। जैसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब आप स्ट्रेट लाइन पढ़ते थे तो एक लाइन दूसरी लाइन के साथ अगर कुछ कोण बनाती थी तो हम क्या करते थे? हम करते ये थे कि इसका प्रवणता निकाल लेते थे, इसकी प्रवणता निकाल लेते थे, और फिर बड़ी आसानी से हम दोनों के बीच के कोण का अपना सूत्र लगाते थे और सॉल्व करते थे इसको। ऐसे ही अगर जो रेखा हमको दी गई है वो विकर्णों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है ना, तो हमको क्या चाहिए? यहां पर प्रवणता नहीं चाहिए, पर यहां पर हमको डीसीज चाहिए उनकी। तो हमको विकर्णों के दिक को ज्या भी चाहिए, और हमको उस रेखा की दिक को ज्या भी चाहिए जिस रेखा की बात हो रही है। तो पहले विकर्णों की दिक को ज्या निकाल लीजिए आप। OA की दिक को ज्या निकालिए, विकर्ण OA की दिक को ज्याएं, विकर्ण OA की दिक को ज्याएं। देखो OA कहां है? O ये है जिसका निर्देशांक 0,0,0, A ये है,
दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोज्याएं आप कैसे निकालते हैं? देखो ध्यान से सुनिए। अगर एक बिंदु x1 y1 z1 है, दूसरा बिंदु x2 y2 z2 है, तो उसको मिलाने वाली रेखा की दिक् कोज्याएं निकाली जाती हैं x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। अगर एक बिंदु x1 y1 z1 है और दूसरा बिंदु है x2 y2 z2, तो इस मिलाने वाली रेखा की दिक् कोज्याएं कैसे निकाली जाएंगी? पहला x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, तो l आएगा। ऐसे ही m निकालने जाओगे तो कैसे निकालोगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये चीज आपको पूरा सॉल्व करके दिखाई गई थी। तो इस तरीके से पहले विकर्ण OA के दिक् कोज्याएं निकालिए। OA, O ये है, A ये है। चलो दिक् कोज्याएं सॉल्व करो। तो x2 माइनस x1 किया हमने, A माइनस 0, A आया, तो ऊपर तो हम A लिख देंगे। अपॉन में क्या करेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 मतलब a स्क्वायर प्लस a माइनस 0 फिर a स्क्वायर प्लस a माइनस 0 फिर a स्क्वायर। इस तरीके से आपको नहीं लगता कि ये अंडर रूट 3a स्क्वायर बन गया? उसमें से a आ जाएगा बाहर, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3। ये OA की दिक् कोज्याओं में L का मान है, एक पहला वाला L आ गया ये। ऐसे ही M अगर निकालने जाओगे तो आप क्या मिलेगा? y2 माइनस y1 करेंगे तो y2 माइनस y1 a माइनस 0, उसका भी बेटा वैल्यू यही आएगी 1 अपॉन अंडर रूट 3। और n निकालने जब जाओगे तो उसकी वैल्यू भी आपको यही मिलेगी 1 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि हम इसको समझ गए हैं कि ये कैसे मिल रहा है, इसलिए हम चाहे तो लिख सकते हैं कि जो विकर्ण OA होगा उसकी दिक् कोज्याएं होंगी 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1 अपॉन अंडर रूट 3। ये विकर्ण OA की दिक् कोज्याएं निकल के आ गई। इसी तरह से हम अगले किसी विकर्ण की निकालते हैं, विकर्ण BE की दिक् कोज्याएं। BE के डीसीज निकालिए। BE कहां है? ये B है और ये E है, इसके डीसीज निकालिए। तो फिर से x2 माइनस x1 करेंगे, 0 माइनस a का होल स्क्वायर, सॉरी ऊपर तो 0 माइनस a रहेगा ना, पहले 0 माइनस a, तो क्या आएगा? माइनस a अपॉन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 0 माइनस a का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस a माइनस 0 का स्क्वायर a स्क्वायर, a माइनस 0 का स्क्वायर a स्क्वायर। आप पाएंगे कि ये वैल्यू आ गई है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 कॉमा 1 अपॉन अंडर रूट 3 कॉमा 1 अपॉन अंडर रूट 3। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोज्याओं के लिए ये फॉर्मूले यूज करते हैं, आप ध्यान कर लीजिए थोड़ा सा। इसी प्रकार अगला विकर्ण जो हमारे पास होगा, विकर्ण GD के डीसीज। GD के डीसीज कैसे निकालोगे? देखो G और D कहां है? यहां G पड़ता है, ये D पड़ता है, इसके डीसीज चाहिए। फिर से वही रूल, x2 माइनस x1, बताओ 0 माइनस a क्या बना? माइनस a। अपॉन में क्या लिखेंगे? अंडर रूट 0 माइनस a अर्थात माइनस a का स्क्वायर, a स्क्वायर, 0 माइनस a स्क्वायर, a माइनस 0 a स्क्वायर, तो माइनस a अपॉन फिर से अंडर रूट 3a स्क्वायर बना, कट पीट कर क्या बन जाएगा? माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। y2 वाला निकालो, y2 माइनस y1 करेंगे तो फिर वही आ जाएगा बउआ, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। z2 माइनस z1 जब करेंगे तो इसमें प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट विकर्ण देखिए कौन सा होगा? विकर्ण CF के दिक् कोज्याएं डीसीज। CF, ये F है और ये C है। इसमें निकालने जाओगे तो x2 माइनस x1 करोगे, a अपॉन और x2 माइनस x1 का स्क्वायर a स्क्वायर, y2
माइनस y1 का स्क्वायर, फिर a स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर, फिर a स्क्वायर। क्या आया? प्लस आएगा कि माइनस? प्लस 1/√3। y2 माइनस y1 वाला कैसा आएगा? ये माइनस आएगा। 0 माइनस a करने जाओगे ना आप, तो ये माइनस 1/√3। उसके बाद a माइनस 0 करोगे तो फिर 1/√3। ये देखो बारी बारी से चारों विकर्णों के दिक् को ज्या निकाल ली हमने। अब जो रेखा के बारे में यहां बोल रहे हैं, वो रेखा चारों विकर्णों में से एक एक के साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा कोण बनाती है। यहां पर लिख देंगे क्योंकि रेखा इन विकर्णों के साथ, क्योंकि रेखा इन विकर्णों के साथ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा डेल्टा कॉमा अल्फा बीटा गामा डेल्टा कोण बनाती है, कोण बनाती है। एक तो ये चीज, दूसरा माना रेखा के दिक् को ज्याएं। हमने मान लिया रेखा की दिक् को ज्याएं जो L, M और N है, ठीक है ना। फिर से थोड़ा इत्मीनान से देख लीजिए जरा। ये हमारा घन है, घन में जितने भी विकर्ण बने उसके हमने डीसीज निकाल लिए हैं। अब एक रेखा है, वो रेखा इन विकर्णों के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा डेल्टा कोण बनाती है। और रेखा के दिक् को ज्या भी हमने कितने मान लिए? L, M, N। अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि ये जो रेखा है ना भाई, एक एक विकर्ण के साथ एक के साथ अल्फा कोण बनाती है, दूसरे के साथ बीटा बनाती होगी, तीसरे के साथ गामा, चौथे के साथ डेल्टा बनाती होगी। यही तो हो रहा है। पहला विकर्ण क्या हमने लिया? OA। बाई चांस अगर ये पहला विकर्ण OA है, मान लेते हैं, ये है विकर्ण और ये है रेखा, दोनों के बीच का कोण कितना बन रहा होगा? अल्फा। तो जब दो रेखाओं के बीच में अल्फा कोण बनता है तो उनमें एक रूल रहता है, एक रिलेशन मिलती है आपको, cos अल्फा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। हालांकि दो रेखाओं के बीच के कोण से रिलेटेड है ये, लेकिन अब ऐसा छोटा मोटा ना तो होता ही रहेगा। आपको बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हैं आप, सेपरेट नहीं कर सकते। अगर उस पर एक्सरसाइज बनी है तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल आप अलगाव नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है बीच बीच में कभी ना कभी। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको कि अगर दो रेखाएं हैं आपके पास, उनमें से एक रेखा के दिक् कोसाइन है L1 M1 N1, दूसरी रेखा के दिक् कोसाइन है L2 M2 N2, और इनके बीच में कोण अल्फा बन रहा है, तो cos अल्फा की वैल्यू होती है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। यह फॉर्मूला होता है। अब यहां पर दो रेखाएं में कौन कौन सी हैं? एक तो विकर्ण है और दूसरा कौन है? ये रेखा। तो विकर्ण के दिक् कोसाइन कौन है? OA वाले देखो, ये है L1 M1 N1। रेखा के दिक् कोसाइन, रेखा के दिक् कोसाइन आपने माने हैं LMN। तो क्या हम रूल बनाएंगे बताओ? cos अल्फा बराबर L1 इंटू L2, तो 1/√3 L, M1 इंटू M2 1/√3 M, N1 इंटू M2 1/√3 N। ठीक, तो अब आप समझ गए कि cos अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी। cos अल्फा L1 इंटू L2, कहने का मतलब L/√3 प्लस M/√3 प्लस N/√3। इसमें से अगर 1/√3 हम कर लें कॉमन, तो अंदर रह जाएगा L प्लस M प्लस N रह जाएगा। इसी तरह से cos बीटा निकालो। बीटा हमने मान लिया कि विकर्ण BE और इस रेखा के बीच का कोण बीटा है। भाई अल्फा क्या माना? विकर्ण OA और रेखा के बीच का कोण अल्फा। विकर्ण BE और रेखा के बीच का कोण क्या मान लो? बीटा। तो वही रूल इसमें लगाओ फिर आप, cos बीटा बराबर लिख करके
L1 L2 कॉस बीटा में L1 कितना है -1 अपॉन √3, L2 का मान तो वही L यूज होगा, तो -1 अपॉन √3 L प्लस 1 अपॉन √3 M प्लस 1 अपॉन √3 N। यहां पर अगर आप √3 कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा -L प्लस M प्लस N आ जाएगा ये। इसी तरह से गामा, गामा मान लिया कि GD और रेखा के बीच का कोण है, इसके और इसके बीच का कोण है, तो इनमें वही रूल लगाओ, कॉस गामा बराबर -1/√3 L प्लस -1/√3 M प्लस 1/√3 N, फिर उससे √3 1/√3 कॉमन करोगे, क्या मिलेगा आपको -L -M प्लस N, -L -M प्लस N। इसी तरह से कॉस डेल्टा अगर आप निकालने जाओगे तो डेल्टा हमने मान लिया कि विकर्ण CF और इस रेखा के बीच का कोण, जो रेखा हमको दी गई है, तो अब आप CF के डीसीज यूज करिए और इस लाइन के डीसीज यूज करिए और उससे कॉस डेल्टा का मान निकाल लीजिए। 1/√3 N माइनस 1/√3 M प्लस 1/√3 N, फिर उससे 1/√3 कॉमन कर लो तो अंदर क्या आ जाएगा L -M प्लस N, L -M प्लस N। अब देखो ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस डेल्टा के मान निकल आए। आपको प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा बराबर 4/3। अब जो प्रूफ करना है उसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर डेल्टा, मतलब इन सब का स्क्वायर करके आपको जोड़ना है, बस ये समझ लीजिए। इसका स्क्वायर देखो, इन सब के स्क्वायर में जो बाहर है 1/√3, इसका तो 1/3 हो जाया करेगा, तो ये तो हो गया 1/3 और उसमें क्या बना L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर। ऐसे इसमें आ गया 1/3, अंदर -L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर, फिर इसका करोगे कॉस गामा 1/3 -L -M प्लस N का होल स्क्वायर, फिर इसका करोगे 1/3 L -M प्लस N का होल स्क्वायर। 1/3 ले लो सबसे कॉमन और सब के स्क्वायर ओपन करो, थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा कैलकुलेशन इसका। 1/3 बेटा देखो हमने कॉमन कर लिया और इसमें a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, देख रहे हैं आप, a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2mn प्लस 2ca 2nl lm mn nl प्लस लगाया। अब 1/3 कॉमन हो चुका, अब इसके स्क्वायर की बारी आई है तो इसमें भी a प्लस b प्लस c का सूत्र लगाओ, तो ये तो हो जाएगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2ab बउआ जब करने जाओगे तो ये -2lm आ जाएगा, -2lm प्लस 2mn और फिर जब इसका इससे करोगे तो -2nl भी बन जाएगा। अब 1/3 कॉमन होने के बाद इसके वर्ग की बारी आ गई है, इसका वर्ग कर दो, तो इसका वर्ग करोगे तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बनेगा, इसका कर रहे हैं ना, 2ab तो प्लस 2lm, 2bc तो -2mn प्लस 2ca तो -2nl भी आ जाएगा। फिर आगे चले 1/3 कॉमन हो चुका है, इसका स्क्वायर करना है तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, 2ab करेंगे तो -2lm, 2bc करेंगे तो -2mn, 2ca करेंगे तो प्लस 2nl, ये ऐसा हो जाएगा। अब ब्रैकेट बंद कर दिया, अब जो कैंसिल हो रहे हो उनको कैंसिल कर लीजिए, प्लस 2lm से
-2lm कैंसिल हो गया, यहां पर भी +2lm से -2lm कैंसिल हो जाएगा, -2mn से +2mn कैंसिल हो गया, +2mn से ये वाला -2mn कैंसिल हो गया, 2nl पॉजिटिव 2nl नेगेटिव, यहां भी 2nl नेगेटिव 2nl पॉजिटिव। अब बचा क्या ये देखिए, l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आपको नहीं लगता 4 बार एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बचा हुआ है, 4 बार? तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो बुआ 1/3 तो भैया पहले से ही बाहर था, और 4 बार एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बचा है, तो ये तो हो गया 4/3। एल एम एन है क्या? रेखा के दिक् कोज्याएं हैं, और दिक् कोज्याओं के वर्गों का योग कितना आता है? 1। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा 1। इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी 4/3, और ये हमने राइट हैंड साइड सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा आपको सोच समझ के इसको करना है। घन के चारों कोनों के पॉइंट्स मान लेने हैं, जो 4 विकर्ण बनेंगे वो 4 विकर्ण पहले निकाल लो, कौन कौन से बनेंगे, उनकी दिक् कोज्याएं निकाल दीजिए। इस तरीके से रेखा की दिक् कोज्या दी नहीं है, हम मान लेंगे, एल एम एन मान ली हमने। अब रेखा पहले विकर्ण से अल्फा कोण बनाती है तो इसका कॉस अल्फा निकाल लो, दूसरे विकर्ण से बीटा बनाती है तो कॉस बीटा निकाल लो, तीसरे से गोमा बनाती है तो कॉस गोमा निकाल लो, चौथे के साथ डेल्टा बनाते हैं तो कॉस डेल्टा निकाल लो, और वर्ग करके उनको जोड़ भर देना है आपको, सॉल्व होकर आंसर बन जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 26। आप प्लीज जल्दी से नोट कर लें, फिर 27 लगाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 27 में है, उस तल का समीकरण ज्ञात करिए जिसमें बिंदु 1, -1, 2 अंतर्विष्ट है, मतलब ये बिंदु इसमें स्थित है, और जो समतलों 2x + 3y - 2z = 5 और x + 2y - 3z = 8 में से प्रत्येक पर लंब है। एक ऐसा समतल पता लगाना, इसमें ये बिंदु है, और वो जो समतल होगा वो इस समतल पर भी लंब होगा, और वो इस समतल पर भी लंब होगा। थोड़ा सा एक चीज देखिए, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में बदलूंगा तो आपको क्या मिलेगा? वेक्टर r डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू 5। इससे अगर आप वेक्टर फॉर्म में बदलेंगे तो r डॉट i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू 8। ठीक है, अगर हम एक ऐसा ही रफ फिगर बनाएं, जैसे ये एक समतल मैंने यहां पर बना लिया, ये प्लेन, और इस पर मैंने मान लिया कि ये बिंदु स्थित है 1, -1, 2, 1, -1, 2। अब ये वाला जो समतल है ये इन दो समतलों के लंबवत है, प्रत्येक पर लंब है। अगर प्रत्येक पर लंब है तो ऐसा हो सकता है, देखिए, नहीं सॉरी, ये देखिए एक प्लेन हमने ये बना दिया है इस तरह से, तो ये जो समतल है वो एक तो इस समतल के लंबवत है, दूसरा और एक आप प्लेन बना सकते हैं, कैसा भी बना लीजिए आप इस तरह से। एक प्लेन देखिए हमने ये बना लिया, ये दोनों समतलों पर कैसा होगा? लंबवत होगा। देखो भैया, ये बीच वाला जो प्लेन है वो ऐसे खड़ा है, एक प्लेन ये ऐसे लगा हुआ है और एक प्लेन इधर ऐसे लगा हुआ है, तो ये जो समतल हुआ दोनों समतलों पर कैसा हो गया? लंब। ये इनमें से एक समतल ये वाला है, मान लिया r डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू 5, और ये वाला समतल है वेक्टर r डॉट i कैप प्लस 2j कैप
-3k इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब थोड़ा गौर कीजिएगा जरा, इस समतल का नॉर्मल वेक्टर ये होगा कि नहीं होगा? ये वेक्टर n है, इसका कितनी वैल्यू आएगी? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। इस समतल का नॉर्मल वेक्टर ऐसा बनेगा, या नीचे की तरफ हम बना सकते थे, इस समतल का नॉर्मल वेक्टर भी ऐसा ही बनेगा। मान लिया हमने नीचे की तरफ बना दिया, तो इसका नॉर्मल वेक्टर कितना आएगा? i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। यही तो नॉर्मल वेक्टर इसका है, और ये नॉर्मल वेक्टर इस समतल का है। ठीक है, ये जो समतल बना इसका नॉर्मल वेक्टर कैसा बनेगा? इसका नॉर्मल वेक्टर तो ऐसा बनेगा ना। अगर इधर की तरफ बनाओगे, अगर इधर की तरफ बनाते तो ऐसा बन जाता। इसका भी कोई नॉर्मल वेक्टर बनेगा। मान लिया इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है? कैपिटल N मान लिया हमने। कुछ समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा चित्र से फिर से सुन लीजिए। ये वो समतल है जिसका समीकरण हमको चाहिए। ये जो दो समतल है ये हमको दिए गए हैं, इसका नॉर्मल वेक्टर, इसका नॉर्मल वेक्टर सब इक्वेशन में रहते हैं। ये जो समतल है वो इस बिंदु से गुजरता है, और इस समतल का ये हमने नॉर्मल वेक्टर मान लिया। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताएं, आपको नहीं लगता ये एक ऐसा समतल है जो इस बिंदु से जाता है और इस सदिश के लंबवत है? तो इसकी इक्वेशन क्या हो सकती है? एक बिंदु से जाने वाले, एक दिए गए बिंदु से जाने वाले तथा एक दिए हुए सदिश के लंब समतल का समीकरण। याद करिए, बिंदु कौन से बिंदु से जा रहा है? 1 -1 2 से जाने वाले तथा वेक्टर n पर लंब समतल का समीकरण। लंब समतल का समीकरण थोड़ा सा याद करेंगे तो आपको ध्यान आएगा। जिस बिंदु से समतल गुजरता है उस बिंदु का स्थिति सदिश वेक्टर a लिया करते हैं। तो वेक्टर a से जाने वाले और वेक्टर n पर लंब समतल का समीकरण, आप ध्यान करिए, इसका फॉर्मूला होता था r माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू 0। एक दिए गए बिंदु से जाने वाले तथा एक दिए हुए सदिश पर लंब समतल का समीकरण। नहीं ध्यान आ रहा है? आप कॉपी के पन्ने पलटिए, पीछे सब कराया गया है आपको। ये इक्वेशन आएगी। r की वैल्यू हम यहां पर क्या लिखेंगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो हम लिख देते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। फिर माइनस a लिखेंगे, a इसका स्थिति सदिश है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। बउआ ये r है, ये a है, और डॉट वेक्टर n उसका अभिलंब सदिश है, इसका नॉर्मल वेक्टर है। कुछ मान लो इसको। ठीक है, मान लिया कि वेक्टर n की जो वैल्यू है वो होगी a आई कैप प्लस b जे कैप प्लस c k कैप। तो n की जगह हमने लिख दिया a आई कैप प्लस b जे कैप प्लस c k कैप इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर i j के एक जगह पर कर लें तो यह आ जाएगा x माइनस 1 आई कैप, x माइनस 1 आई कैप हो जाएगा ना। फिर y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 1 जे कैप, z माइनस 2 z माइनस 2 k कैप। ये यहां पर लिख दिया डॉट, ये आ गया a आई कैप प्लस b जे कैप प्लस c k कैप इज इक्वल टू 0। ध्यान रहे a b c क्या चीज है बता सकते हैं आप? a b c है इस समतल पर लंब जो सदिश है उसके drs हैं, दिक् अनुपात हैं। देखो ना,
आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक डी का अनुपात ही तो होते हैं। तो ये ऐसा यहां तक हम लोग पहुंच गए। देखिए ये हमको समतल मिला। ठीक है, अब एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है, आप चाहो तो मल्टीप्लाई करवा दो। देखो डॉट प्रोडक्ट करवा लो। अच्छा ये डॉट लगा है, आई वाले का आई वाले से होगा, जे के गुणांक का जे के गुणांक से होगा, के गुणांक का के गुणांक से होगा। तो जब ए का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, ए एक्स माइनस 1 प्लस बी वाई प्लस 1 प्लस सी जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। समतल का अभीष्ट समीकरण तो यही आएगा। बस प्रॉब्लम है एक छोटी सी। क्या प्रॉब्लम है कि हमारे पास ए बी और सी नहीं पता। अगर ये मालूम हो जाए तो बस हमारा काम बन जाए। अब ये कैसे मालूम होंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, गौर कीजिए। ये वाला वेक्टर एन और ये वाला वेक्टर एन दोनों परस्पर लंबवत है कि नहीं है। चाहो तो इनमें से एक को n1 कर लो और दूसरे को क्या कर लो, n2। तो वेक्टर n और वेक्टर n1 ये भी तो बहुआ परस्पर लंबवत ही है। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, परस्पर लंबवत है ना। तो वेक्टर n1 और वेक्टर n का डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0। यहां लिखेंगे क्योंकि वेक्टर n1 व वेक्टर n, अरे ऐसे लिख दो, वेक्टर n1 इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर n, इसलिए वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n शुड बी इक्वल टू 0। n1 का और n का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। करो, इसका इससे डॉट प्रोडक्ट करना है, दिखाई पड़ा। a का 2 से करो, b का 3 से करो, c का -2 से करो, तो क्या मिल जाएगा, 2a प्लस 3b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो वेक्टर n है ये n2 पर भी तो लंबवत है, क्योंकि वेक्टर n इज अगेन परपेंडिकुलर टू वेक्टर n2। देयरफॉर वेक्टर n डॉट वेक्टर n2 शुड बी इक्वल टू 0। इसका इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। करेंगे तो a प्लस 2b माइनस 3c, a प्लस 2b माइनस 3c इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, आपको ए बी सी चाहिए, 3 वेरिएबल हैं, पर समीकरण तो हमारे पास 2 ही है ना, 3 समीकरण नहीं है, तो ए बी सी के मान नहीं निकलेंगे। ऐसी सिचुएशन पर हम मेथड लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड में क्या करते हैं, ए लिखेंगे, फिर यहां बी लिखेंगे, फिर यहां सी लिख देंगे। और ध्यान से देखिएगा, तरीका सुन लीजिए, ए बी सी के ऐसे कैसे मान आप निकाल दोगे। देख रहे हैं सभी लोग, गौर कीजिएगा। जब ए निकालना होगा, ए जब निकालना होगा तो आप ए को ढक लोगे दोनों से, ठीक है, और बी का गुणा, बी के गुणांक का गुणा सी से करोगे और सी के गुणांक का गुणा बी से करोगे, वही सारणिक मेथड। तो 3 का गुणा -3 से किया, -9, माइनस लगाया, -2 का गुणा 2 से किया, -4, तो +4 बन गया। अब b यहां पर आया तो b को ढक लो दोनों से। दोनों से आप किसको ढक लेंगे, b को आप दोनों से ढक लेंगे। अब आप क्या करेंगे, पहले c वाले लिखने हैं, तो -2 और ये -3, फिर a वाले लेने, तो यहां 2 और 1। अब ये करिए तो -2, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, b को ढका हमने, तो पहले c वाले लेंगे, -2 -3, a वाले बाद में 2 और 1। अब गुणा कर लो, तो -2 माइनस +6 हो जाएगा ना ये, ठीक। अब c की बारी आ गई, तो अब c को ढक लो। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, a का 2 का 2 से करोगे 4, माइनस इसका करेंगे तो 3। अब ये तीनों आपस में बराबर हैं, इन तीनों को कुछ आप मान लो, k मान लो, लैम्डा मान लो, जो आपकी मर्जी मान लीजिए। ये क्या आ जाएगा, a/-5, b/4, c/1 इज इक्वल टू लैम्डा।
ए निकालोगे तो क्या आएगा -5 लैम्डा, बी निकालोगे तो 4 लैम्डा और सी की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी लैम्डा। ए बी और सी के मान अब हम यहां रख देंगे। इसलिए समीकरण 1 से इसको हिंदी में बोला जाता है वज्र गुणन विधि और अंग्रेजी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसको कहते हैं, कि जब वेरिएबल 3 है और इक्वेशन हमारे पास 2 है तो वैल्यू निकल तो नहीं आ पाएगी पर एक तीसरे कांस्टेंट के टर्म में हम निकाल सकते हैं उसको। देखो ए का मान लैम्डा के पदों में, बी का मान लैम्डा के पदों में, सी का मान लैम्डा के पदों में निकाला। ए की जगह पर क्या लिख देंगे -5 लैम्डा, -5 लैम्डा x -1 प्लस बी की जगह पर 4 लैम्डा और y +1 प्लस सी की जगह पर लैम्डा z -2 = 0। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सभी पदों में लैम्डा दिख रहा होगा आपको, तो लैम्डा से तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, बाकी बचेंगे नंबर उनको मल्टीप्लाई करवा लो। तो -5x + 5 प्लस 4y + 4 प्लस z -2 = 0। देखो -5x + 4y + z रहा 5, 4 9 में से 2 चले गए, 7 = 0। देखो समतल का समीकरण क्या आएगा, 5x - 4y - z = 7। पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करवा दो तो 5x - 4y - z और माइनस का 7 उधर भेज के +7 बना दीजिएगा आप लोग। तो इस तरीके से ये समतल का अभीष्ट समीकरण निकलेगा। और देखिए चित्र बनाने से ना सारी चीजें क्लियर होती है कि हमको करना क्या है आखिरकार, इसलिए फिगर बना के रख ले, उससे बहुत चीजें आपको समझ में आती हैं कि अब ये करना है, अब ये करना है। इस तरीके से आपको जवाब मिलेंगे। और ये समझ में आया आपको, ये जो वज्र गुणन विधि से हमने ए बी सी के मान लैम्डा के पदों में निकाले हैं। करना क्या है, जब ए ढकेंगे तो बी सी के गुणांक यूज करेंगे और सारणिक वाला मेथड प्योर यूज करना है। जब बी ढकेंगे, आप यहां पर बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं, जब आप बी ढकेंगे तो पहले सी वाले गुणांक लिखेंगे, बाद में ए वाले गुणांक उधर लिख लेंगे और फिर सारणिक मेथड से। और जब आप सी ढकेंगे तो सी ढक लो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। केवल बी को जब ढकते हो तब थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है आपको। और जैसे ही मान लिखोगे हल होकर समतल का समीकरण आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये 27 नंबर एग्जांपल आप प्लीज नोट कर लें। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है बिंदु P 6 5 9 से बिंदुओं A 3 - 1 2, B 5 2 4 और C -1 -1 6 द्वारा निर्धारित समतल की दूरी ज्ञात करिए। कहने का मतलब यह है कि यह एक बिंदु है और ये 3 बिंदुओं से एक समतल पास होता है, 3 बिंदुओं से एक समतल गुजरता है। देखिए ये मैं एक छोटा सा फिगर फिर आपको बना के दिखाता हूं। जैसे आपको याद होगा स्ट्रेट लाइन कक्षा 11 में हर क्वेश्चन में करीब करीब एक फिगर बनाते थे हम, हर क्वेश्चन में लगभग। यहां पर भी आप देख सकते हैं ये एक समतल हम बना लेते हैं। ये समतल इन 3 बिंदुओं से होकर गुजरता है। एक बिंदु यहां पर A है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3 - 1 2 और एक बिंदु यहां पर B है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 2 4 और एक तीसरा पॉइंट इस समतल पर है C, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 -1 6। 3 बिंदुओं से तो ये समतल गुजरता है और एक बिंदु और यहां दिया गया है 6 5 9। होगा कहीं वो पॉइंट, भाई मान लिया यहां पर है वो पॉइंट 6 5 9, ये है पॉइंट P। यहां से समतल की लंबवत दूरी आपको मालूम करनी है। देखो कुछ ये समझ में आ रहा है, ये एक समतल है जो 3 बिंदुओं से होकर जाता है। उस समतल पर ये एक अगला बिंदु है, उस समतल पर इस बिंदु से लंबवत दूरी आपको पता लगानी है। तो आपको नहीं लगता, एक छोटी सी चीज याद करो, एक बिंदु की समतल से लंबवत दूरी हम निकालते थे, फॉर्मूला मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A डॉट वेक्टर N माइनस D अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर N। नहीं ध्यान आया, फॉर्मूला वेक्टर A डॉट वेक्टर N माइनस D अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर N।
एक समतल से एक बिंदु की लंबवत दूरी का यही तो सूत्र होता है। उसमें ए क्या होता है? ए उस बिंदु का स्थिति सदिश है जिस बिंदु से हम समतल पर लंब डाल रहे हैं, इसका स्थिति सदिश होगा। लेकिन उसके लिए हमें समतल के बारे में मालूम होना चाहिए, समतल के समीकरण मालूम होना चाहिए। और समतल के समीकरण तो हमको मालूम नहीं है, बस समतल के समीकरण के बजाय ये दे दिया कि वो समतल 3 बिंदुओं से जाता है। तो आप अब थोड़ा सा सोचिए, सबसे पहले इन 3 बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का आप निकालो समीकरण, समतल का समीकरण आ जाएगा। फिर उस समतल पर इस बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई निकल जाएगी इस सूत्र से। तो पहले हमारा काम क्या करना होगा? पहले हमारा काम होगा हम इन 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करेंगे। समझ आ रहे हैं आपको? तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म भी है, हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म भी है। आसान होगा, कार्टेशियन फॉर्म में यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। 3 बिंदुओं तरीका समझ गए? क्या क्या करेंगे हम? पहले 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण निकालेंगे, फिर उस बिंदु से लंब डालेंगे। 3 बिंदुओं ए, बी व सी से जाने वाले, सी से जाने वाले समतल का समीकरण याद है आपको? कार्तीय रूप क्या होता था? r माइनस ए होता है, तो वहां से बनेगा x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। फिर अंदर होता है b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए, तो यहां पर फिर बन जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ऐसे ही y3, ये x3 माइनस x1 आ जाएगा, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 एंड इट इज इक्वल टू 0। 3 बिंदुओं x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 से जाने वाले समतल का समीकरण इस फॉर्मूले से निकालते हैं। यह कार्तीय रूप है। इसमें यह x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है, x3 y3 z3 है। x y z की जगह x y z ही लिखेंगे हम। चलो x माइनस x1, तो x माइनस, ये बिंदु अलग है, इसको अभी नहीं लाएंगे। ये x1 मैं लिख देता हूं, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, फिर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 बताओ क्या लिखी आई? x माइनस 3, देखो x2 माइनस x1 है, 5 माइनस 3 है, 5 माइनस 3 2 में आ जाएगा। अच्छा तो हम लिख चुके थे। और नीचे x3 माइनस x1, x3 माइनस x1, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, y माइनस y1। अब बताओ, अच्छा y माइनस y1 करेंगे तो y प्लस 1 हो जाएगा, y2 माइनस y1, 2 माइनस माइनस 1 3, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, माइनस 1 माइनस ये 0 हो जाएगा। अब z माइनस z1, तो z माइनस z1 की जगह पर 2। अब z2 माइनस z1, 4 माइनस 2, 2 आ जाएगा। z3 माइनस z1, 6 माइनस 2, 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करो भाई इसको एक एक करके। पहले x माइनस 3 कर लो, x माइनस 3, तो x माइनस 3 ये ढक दोगे और ये पूरा ढक दोगे, फिर गुणा करोगे 4 3 12 माइनस 0, 12 आ जाएगा, वो 12 यहां लिख देंगे, माइनस y प्लस 1, और अब y को ढक लो दोनों तरफ से, तो 2 चौके 8, माइनस माइनस 8, 8 माइनस माइनस 8 16 हो जाएगा, तो ये 16 आ गया, प्लस लास्ट वाला z माइनस 2, और अब इसको देखो बताओ क्या आएगा, 0 माइनस माइनस 12 प्लस 12, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये आया 12x
-36 -16y -16 प्लस 24z -24 बराबर नहीं 12z -24 बराबर 0। अब 12x -16y प्लस 12z 12x -16y प्लस 12z -36 -16 -24 -36 -24 मिलके तो हो गए -60 -60 और -16 -76 बराबर 16। देखे रहना भाई 6 6 12 4 16 80 लगा 1 3 1 4 और 2। अरे कुछ गलती हो गई, फिर से जोड़ो 6 6 12 4 16 80 लगा 1 फिर 3 1 4 2 6 1 7। ठीक है, इसमें वैसे 4 का पूरी इक्वेशन में भाग दिया जा सकता है, 4 का भाग इसमें चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3x -4y प्लस 3z। इसको उधर भेज दीजिए तो 4 1 कम 4 4 9 36। ये आ गया इस समतल का समीकरण। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो बुआ क्या लिख पाएंगे? वेक्टर r डॉट 3i कैप -4j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 19। ये इस समतल का अभीष्ट समीकरण आ गया और इस समतल से वेक्टर n भी देखो हमको मिल गया। यही तो वेक्टर n होगा, r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d। ये वेक्टर n मिल गया। अब बिंदु 6 5 9 से इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई बिंदु 6 5 9 जो दिया गया है वहां से अब आप बड़ी आसानी से समतल की दूरी पता लगा सकते हैं। चलिए देखिए, यही फॉर्मूला लगेगा। अब बिंदु P 6, 5, 9 से ये अभीष्ट समतल की दूरी क्या सूत्र लगाएंगे? वेक्टर a डॉट वेक्टर n माइनस डी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n। a की वैल्यू बताओ हमें, वेक्टर a क्या होगा? वेक्टर a उस बिंदु का स्थिति सदिश होता है जिस बिंदु से आप समतल की लंबवत दूरी निकाल रहे हो। तो इस बिंदु से समतल की लंबवत दूरी चाहिए ना, तो इसका स्थिति सदिश वेक्टर a हो जाएगा। तो वेक्टर a की जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 9k कैप डॉट वेक्टर n। वेक्टर n का मान बताओ देख करके। 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। अच्छा, माइनस डी, डी की जगह पर -19 है, मापांक लगा दिया, अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n। वेक्टर n का मापांक 3 तियां 9, 4 चौके 16, 3 तियां 9। चलो डॉट प्रोडक्ट करवाना है भैया। 6 तियां 18 -20 और 27 -19 बटे अंडर रूट 16 9 25 और 9 34। यहां पर आप देखिए, जोड़िए इसको जरा। -19 और -20 मिलके हो गए -39 और 27 और 18 27 10 37 8 45। कितना बचा? प्लस का 6 बचा, तो 6 अपॉन अंडर रूट 34। 6 अपॉन अंडर रूट 34 पर इसमें वैल्यू आ रही है 3 अंडर रूट 34 अपॉन 17। तो हम एक काम कर लेना, अंडर रूट 34 से ऊपर नीचे गुणा करवा दो आप। अंडर रूट 34 से ऊपर अंडर रूट 34 से नीचे मल्टीप्लाई करवा दीजिए। ये फॉर्मूला हमने यहां पर यूज किया है भाई, आप चाहें तो मैं लिख देता हूं ये फॉर्मूला यहां पर। मॉड ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर n माइनस डी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर n।
देखो ये बउआ जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6√34/34। इसका गुणा इससे होगा 34 बाहर आ जाएगा ना। अब 2 3 6 17 दूना 34, तो 3/17/34 ये आ जाएगा। समतल पर डाले गए उस बिंदु से समतल की लंबवत दूरी आ जाएगी। ठीक है ना। तो प्लेन ना थोड़ा सा तो लगेगा आपको, पर अगर चीजें आपको सारी माइंड में है, आपको ध्यान है, तो आसान भी होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए हम आपसे कहते थे ना कि थोड़े चीजों को ध्यान में रखिए, दिमाग में रखिए, ताकि उसको जब सॉल्व किया जाए तो उस वक्त जब भी मैं कुछ कहूं कि ऐसा होगा, आपको याद आ जाए। वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूं हर क्वेश्चन को फिगर बना के उसको सॉल्व किया जाए, ताकि चीजें न सिर्फ फील हो बल्कि सामने से दिखें कि क्या हो रहा है वाकई में। ओके, आप नोट करिए। इसके बाद आते हैं 29 नंबर पर। एग्जाम्पल नंबर 29 में है, दर्शाइए कि रेखाएं x माइनस ए प्लस डी अपॉन अल्फा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू वाई माइनस ए अपॉन अल्फा इज इक्वल टू जेड माइनस ए माइनस डी अपॉन अल्फा प्लस डेल्टा, और x माइनस बी प्लस सी अपॉन बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन बीटा इज इक्वल टू जेड माइनस बी माइनस सी अपॉन बीटा प्लस गामा। ये दो रेखाएं सहतलीय हैं, ये आपको शो करना है। अब आप खुद ही याद करो, खुद ही याद करिए। आपकी अगर दो लाइनें हमारे पास होंगी, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, तथा x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y1 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। अगर ये दो रेखाएं सहतलीय हैं तो इसके लिए क्या रूल बना हुआ था, क्या रूल बना हुआ था, आप थोड़ा सा याद करिए। इसके लिए रूल बना हुआ था आपका, कार्टेशियन फॉर्म में भी था और वेक्टर फॉर्म में भी था। वेक्टर फॉर्म में इसका रूल था वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बराबर 0। ध्यान कीजिए जरा, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में हम यूज करते हैं, तो हम चाहे तो पहले वेक्टर में बदल लें फिर यूज कर लें ये वाला। लेकिन कार्टेशियन में भी डायरेक्ट आपके पास एक फॉर्मूला है, कार्टेशियन में डायरेक्ट आपके पास है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और फिर a1 b1 c1 a2 b2 c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फॉर्मूला है, वेक्टर फॉर्म में भी कार्टेशियन फॉर्म में भी। हम जिसमें चाहे उसमें यूज कर सकते हैं उसको। हम तो चाहेंगे कि ऐसे कार्टेशियन फॉर्म में इसको दिया है तो कार्टेशियन फॉर्म में ही आप यूज कर लो, ठीक है। लेकिन उससे पहले अपनी लाइंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो फिर आपको कंपेयर करने में प्रॉब्लम होने लगेगा। चलो देखो, पहले इसको बदलते हैं। x माइनस कॉमन कर लो बेटा, तो क्या मिलेगा, a माइनस डी अपॉन अल्फा माइनस डेल्टा, ये y माइनस ए अपॉन अल्फा, इससे माइनस कॉमन कर लोगे तो a प्लस डी अपॉन अल्फा प्लस डेल्टा, ये है x माइनस कॉमन कर लो तो b माइनस सी अपॉन बीटा माइनस गामा, दिस इज y माइनस बी अपॉन बीटा, z माइनस कॉमन कर लें तो b प्लस सी अपॉन बीटा प्लस गामा। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, सेम वही चीज बन गई दोनों लाइंस की तरह। पहली लाइन इसकी तरह बन गई है, दूसरी लाइन इसकी तरह बन गई है। कंपेयर करके देखो, x1 y1 z1, x2 y2 z2, a1 b1 c1, a2 b2 c2 क्या मिलेंगे, x1 y1 z1, ये x1 ये y1 ये z1, x2 y2 z2, a1 b1 c1, a2 b2 c2। नहीं समझ आया? आ गया? देखो ना इससे। अब अगर ये दोनों लाइनें सहतलीय हैं तो ये रूल लगाना चाहिए, फिर तो देख लेते हैं लगेगा कि नहीं लगेगा। सहतलीय होने के लिए, रेखाओं के सहतलीय होने के लिए क्या होना चाहिए, ये फॉर्मूला लगना चाहिए। हम नहीं लिख रहे हैं, आप पहले लिखिएगा फिर अप्लाई करिएगा, ठीक है ना। चलो अच्छा लिख देते हैं, नहीं तो आप भी नहीं करोगे। y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1,
A2 B2 C2 शुड बी इक्वल टू 0। इसका मान 0 होना चाहिए। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। अगर 0 आ गया तो मान लेंगे कि सहतली है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। चलो x2 माइनस x1, x2 का मान बताओ b माइनस सी, x1 का मान a माइनस डी, तो b माइनस सी माइनस a प्लस डी, b माइनस सी माइनस a प्लस डी। कोई दिक्कत? ओके। y2 माइनस y1, y2 का मान बताओ b और y1 का मान a, तो यहां पर आ जाएगा b माइनस a। z2 माइनस z1, b प्लस सी माइनस a माइनस डी, b प्लस सी माइनस a माइनस डी। ठीक। अब a1 b1 c1, a1 b1 c1 क्या है? अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा अल्फा प्लस डेल्टा। a2 b2 c2, बीटा माइनस गामा, बीटा और बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये ऐसा। अब ये अगर 0 आ जाता है तो बात बन जाएगी। हाँ बताओ भाई, क्या किया जा सकता है? इसको 0 ला सकते हैं क्या? सोचिए कि आप इसको क्या कर सकते हैं। अगर वैसे हम इसको इसमें जोड़ दें, C1 को C3 में अगर जोड़ दें तो माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा कट जाएगा, 2 अल्फा माइनस गामा प्लस गामा कट जाएगा, 2 बीटा। इसको इसमें जोड़ेंगे तो C से C कट जाएगा, D से D कट जाएगा, B माइनस सी, नहीं C से C कट जाएगा, D से D, तो B माइनस A और B माइनस ए, 2B माइनस ए बन गया। देखो C1 प्लस C3 आप जोड़ दीजिए, C1 प्लस C3, ध्यान से जोड़िएगा, इसको जोड़िए। देखो माइनस C से प्लस C कैंसल, माइनस D से प्लस D कैंसल, B माइनस A, ये आ गया 2B माइनस A। इसको इसमें जोड़ोगे तो आएगा 2 अल्फा, इसको इसमें जोड़ोगे तो आएगा 2 बीटा। बाकी सेम वैसा ही रहेगा जैसे था। ये यहां पर B प्लस सी माइनस A माइनस डी, ये अल्फा प्लस डेल्टा, ये बीटा प्लस गामा। अब बउआ हो, यहां से कर लो 2 कॉमन। जैसे ही 2 यहां से कॉमन करेंगे, फर्स्ट कॉलम क्या मिलेगा आपको? B माइनस ए अल्फा बीटा। सेकेंड कॉलम क्या है? B माइनस ए अल्फा बीटा। तो जैसे ही यहां से 2 कॉमन करेंगे, C1 और C2 आइडेंटिकल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और इस सरणिक का मान कैसा हो जाएगा? 0। तो जैसे ही यहां से 2 कॉमन करेंगे, जो भी बचेगा उस सरणिक का मान 0 हो जाएगा, और ये 0 आ गई। और इसका 0 आना इस बात का संकेत है कि दी गई दोनों रेखाएं परस्पर कैसी हैं? सहतलीय हैं। स्पष्ट है कि दी गई दोनों रेखाएं परस्पर सहतलीय हैं। ठीक है ना? अब ये बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया तरीका समझ में? वेक्टर फॉर्म के लिए कंडीशन हमारे पास है, कार्टेशियन फॉर्म के लिए भी कंडीशन है। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन थी तो हमने उसी के लिए कंडीशन अप्लाई कर दी इस पे। ठीक है, नोट करिए। इसके बाद अगला लगाते हैं क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 30। एग्जांपल नंबर 30 देख लेते हैं। लिखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखा XY तल को काटती है। एक रेखा है जो बिंदु A और B को मिलाती है और वो XY तल को काटते हुए गुजरती है। देखिए कैसे भी एक छोटा सा फिगर मैं बना देता हूं। XY तल, देखना फिगर बना लेने से ना एक फील आ जाता है, बड़ा अच्छा लगने लगता है कि नहीं वाकई में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है यार। ये XY तल कहां पर पड़ेगा? ये है XY तल, ये
ये देखिए एक्स वाई तल है, कहां पर होगा ये आपको आइडिया है? ये ऐसा नीचे ये एक्स वाई तल होगा, ठीक है ना। ये वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन है, ये ठीक है ना। ओके, अब ये एक्स वाई तल है, एक लाइन है जो इन दो बिंदुओं से होकर गुजरती है और वो एक्स वाई तल को भी काटती है। हो सकता है कि वो लाइन ऐसी हो, ऐसी लाइन हो, वो इस तरह से यहां जा रही हो काटते हुए, फिर ऐसे निकल गई हो वो लाइन, ठीक है ना। इस तरह से ये दो बिंदुओं से जाती है, एक बिंदु A है 3,4,1 और एक बिंदु है 5,1,6, ये पॉइंट B है। इन दो बिंदुओं से जाने वाली एक लाइन है और वो एक्स वाई तल को भी काटती है। अब क्या करना चाहिए? देखो बड़ा सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप सबसे पहले इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालो। तो बिंदुओं A, आपको शायद याद हो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण वेक्टर फॉर्म में क्या होता था? ध्यान है आपको, वेक्टर फॉर्म में होता था वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B माइनस वेक्टर A। और वेक्टर A और वेक्टर B क्या है? वेक्टर A है मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु A का स्थिति सदिश, और वेक्टर B है मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु B का स्थिति सदिश, ठीक है। इस तरह से अब अगर इसका कार्टेशियन फॉर्म आप बनाओगे, कार्टेशियन फॉर्म, अगर हम इस बिंदु को x1 y1 z1 x2 y2 z2 मान लें, देखो आप भी थोड़ा सा ये टेक्निक ना आप भी यूज करा करो। वेक्टर फॉर्म से हमें इसको बनाना थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा लंबा पड़े या थोड़ा डिफिकल्ट पड़े। कार्टेशियन फॉर्म में इसको बदलो, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। और कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे ही आप बदल सकते हैं, उसके लिए 4 लाइनें खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप देखो ये A इधर ले आओ जरा, तो ये क्या बना आके इधर x r माइनस a बना। r को क्या लिखते हो? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और वेक्टर A के ये है, इसका सदिश बनेगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस z k कैप। तो अगर ये x1 y1 z x1 y1 z1 अगर माने और फिर a को इधर लाएंगे तो आपको नहीं लगता ये क्या बन जाना चाहिए? x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप इज इक्वल टू लैम्डा b माइनस a का क्या होगा? b माइनस a कर देंगे तो यह आ जाएगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1, और i कैप j कैप k कैप तो रहेंगे भाई। लैम्डा इसमें इसको माइनस करेंगे तो यह आएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। भाई इसके सदिश क्या बनेगा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और ये बनेगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और फिर जब इसमें इसको माइनस करेंगे तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ना समझ में आई? अब x1 y1 z1 की मान लिख दो, x2 y2 z2 के मान लिख दो, तो ये x माइनस x1 की जगह पर क्या लिखें बताओ? 3 i कैप, y माइनस y1 4 j कैप, z माइनस z1 1 k कैप। इधर भी आप करो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 5 माइनस 3 2 i कैप आया, और साथ में लैम्डा भी रख दो 2 लैम्डा i कैप। y2 माइनस y1 1 माइनस 4 माइनस 3, तो माइनस 3 लैम्डा j कैप।
Z2 माइनस Z1 6 माइनस 1 प्लस 5 लैम्डा K कैप। अब आप ध्यान से देखो ये कि इधर भी वेक्टर है उधर भी वेक्टर है और दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं, बराबर। इसलिए दोनों के आई कैप जे कैप और के कैप के संगत गुणांक आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो किसको किसके बराबर लेना चाहिए, x माइनस 3 वैसे ये समतल का समीकरण यहां पर आ जाएगा आपका। आप चाहो तो इसको भी इधर ला सकते हो, फिर वो भी उसमें माइनस होगा जा करके। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब हमने किया x माइनस 3 किसके बराबर करेंगे, 2 लैम्डा के बराबर करेंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 लैम्डा। y माइनस 4 किसके बराबर करेंगे, माइनस 3 लैम्डा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 3 लैम्डा। z माइनस 1 किसके इक्वल करेंगे, 5 लैम्डा। तो z बराबर आ जाएगा 1 प्लस 5 लैम्डा। ठीक है। अब हमने x, y और z के मान निकाली। आप जानते हो प्रॉब्लम सिर्फ कहां बची है, प्रॉब्लम बची है तो सिर्फ इतनी कि अगर लैम्डा के मान निकल आए तो फिर हम बड़ी आसानी से ये काम कर सकते हैं। इक्वेशन आ जाएगी रेखा की। निकालना क्या है हमको, रेखा का समीकरण चाहिए ना आपको। बिंदु इससे इसको मिलाने वाली रेखा एक्स वाई तल को काटती है, तो इसका समीकरण पता लगाना है आपको। उस बिंदु के निर्देशांक, देखो यही मैं थोड़ा सा डाउट मेरे को हो रहा था और शायद मैंने कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में कुछ गलती भरी हुई थी। शुरू से लगातार मेरे दिमाग में यही है कि मुझे रेखा का समीकरण चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को एक बार फिर से सही से पढ़िए, आपको पता लगेगा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जहां बिंदुओं ए बी को मिलाने वाली रेखा एक्स वाई तल को काटती है। ये वाला पॉइंट हुआ आपको मालूम करना है। मान लिया ये वाला पॉइंट कुछ भी मान लो आप, x, y, 0। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट कहां पर पड़ता है, एक्स वाई तल में है। अगर ये बिंदु एक्स वाई तल में है तो इसका z वाला पार्ट कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये बात समझ में आई आपको, क्यों, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पर है। अब देखो सारी चीजें क्लियर हो गई। जो बिंदु है ये एक्स वाई तल में है और एक्स वाई तल में z कैसा होता है, 0 होता है। तो यहां लिखेंगे क्योंकि एक्स वाई तल में z कितना होता है, 0। और z की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, 1 प्लस 5 लैम्डा। तो 1 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू बेटा आएगी -1/5। हमको तो x और y चाहिए, तभी इस बिंदु के निर्देशांक मिलेंगे। यहां पर रख दीजिए लैम्डा का मान -1/5। इसलिए x की वैल्यू कितनी होगी, 3 -2 लैम्डा। -2 का गुणा लैम्डा से करिए तो ये +2/5 आ जाएगा और x की वैल्यू आएगी 17/5। इसी तरह से y के लिए 4 - 3 लैम्डा होगा। 4 -3 का गुणा लैम्डा से करेंगे तो +3/5 आ जाएगा। 5 चौके 20, 3 23/5। हमें x भी मिल गया, y भी मिल गया। इसलिए अभीष्ट बिंदु, क्वेश्चन में जिस पॉइंट का जिक्र कर रहे हैं वो पॉइंट x, y, 0, x, y, 0 है। x की जगह पर हम लिखेंगे 17/5, y की जगह पर लिखेंगे 23/5 और z तो 0 का 0 रहेगा। तो अरे कुछ गलती हो गई भाई, 13/5, 23/5, इसको निकालने में कहीं कुछ गड़बड़ी है। ये गड़बड़ी है, देखो यहां पर ये तुम जाके प्लस होगा ना, 3 + 2 लैम्डा, आपने भी देखा नहीं, तो ये माइनस बन जाएगा। 5 यहाँ 15 - 2 कितना आ जाएगा, 13 और ये 13 बन जाएगा। आगे ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है जिसमें बोला जाता है इन दो बिंदुओं से एक रेखा गुजरती है और वो जाते जाते एक तल को भी काट देती है,
तो उन बिंदुओं के निर्देशांक निकालो। मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया शुरुआत में, मुझे लगा कि मुझे रेखा का समीकरण चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसमें सोच रहा था उसको, पर मुझे ये बिंदु चाहिए था। एक्स वाई तल पर है तो जेड 0 रहेगा, वाई जेड तल पे होगा तो एक्स 0 रहेगा, और एक्स जेड तल पे होगा तो वाई 0 रहेगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब ये एक्स वाई तल था तो इसमें जेड 0 था, एक्स वाई जेड के मान निकल के आए, उसमें से जेड को 0 के बराबर हमने कर दिया, लैम्डा पा गए, और लैम्डा को यहां लिख दो, एक्स और वाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से ये बिंदु आपको मिल जाएंगे। एग्जाम्पल्स, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब आगे हमें इसकी एक्सरसाइज पर आ जाना है, तो एक्सरसाइज कल सॉल्व कर लेते हैं फिर। ठीक है, आगे और पढ़ाई करेंगे, कल करेंगे। इसमें पूरे हम देख रहे हैं 23 क्वेश्चन है, बहुत तेजी से इसको कंप्लीट करना है मुझे। ठीक है, तो आज इतना ही फिर रख लेते हैं, मैथमेटिक्स में चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।